सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूं एक नए प्रकरण के साथ। तो देखिए विद्यार्थियों, अभी जिस प्रकरण का हमारा जो अध्ययन चल रहा है वह चल रहा है पद। और पद परिचय के अंतर्गत हमने जो जो बातें पढ़ी है उसका संक्षिप्त रूप हम बता देते हैं कि पद के अंतर्गत हमने पद के पढ़े दो भेद, विकारी और अविकारी। और इस विकारी के अंतर्गत हमने कौन कौन से भेद पढ़े थे की जानकारी प्राप्त करेंगे। संज्ञा और सर्वनाम, चार भेद बताए थे इसके। विशेषण और क्रिया, कितने भेद बताए? चार। तो उन चारों में से आपको पता है पद किसे कहा, किस शब्द का वाक्य में प्रयोग होना ही पद कहलाता है। और इसके अलावा जिन शब्दों में परिवर्तन हो सकता हो, चाहे वो लिंग के आधार पे हो, कारक के आधार पे हो या वचन के आधार पर, अगर उसमें हम परिवर्तन कर दे हो जाए तो वह विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी के अंतर्गत ये चार भेद आते हैं। तो इन चारों भेदों में से आज हम इस भाग में संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो संज्ञा की एक विशेषता देखो, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा। तो संज्ञा में क्या करना है, संज्ञा के बारे में संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण संशय आपके मन में जो विद्यमान है वो सारा इस भाग में दूर होने वाला है। इसलिए आप इसको ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। तो संज्ञा होती क्या है ये हमारे लिए जानना जरूरी है। देखो बालकों, कई बार क्या होता है कि इस विश्व में, संसार में जो कुछ हम देखते हैं, यहां तक कि जो कुछ नहीं देखते हैं वो सब संज्ञा है। जो कुछ दिखाई देता है वो तो संज्ञा है ही, इसके अलावा जो कुछ दिखाई नहीं देता वो भी संज्ञा है। तो क्या क्या हमको देखते हैं उनमें से देखो, हम देखते हैं व्यक्ति देखते हैं। क्या देखते हैं? व्यक्ति देखते हैं, जाति देखते हैं, स्थान देखते हैं, भाव, ये सब हम देखते हैं। तो व्यक्ति, जाति, स्थान, भाव सब देखते हैं। अब वास्तव में अब परिभाषा की बात की जाए कि परिभाषा क्या बनेगी फिर, तो परिभाषा में तो हमको क्या, ये जो नाम लिखे हुए हैं इनको परिभाषा में ला देना है कि किसी व्यक्ति अगर विधिवत लिखे तो किसी व्यक्ति, जाति, स्थान, भाव इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? नाम का बोध कराने वाले शब्दों को, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं, ठीक है। यह तो हो गई संज्ञा की बात। अब जो संशय चल रहा था कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, आपने देखा होगा कई बार कई जो व्यक्ति है, कई छात्र काफी भ्रमित रहते हैं क्योंकि उनको कई बार कोई तो कहता है संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, कोई कहता है संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, कई बार कोई 2 बता देते हैं। कई पाठ्य पुस्तक, व्याकरण, इन सब में हम देखते हैं तो किसी में 3 भी दिख जाते हैं, किसी में 2 भी दिख जाते हैं, किसी में 5 भी दिख जाते हैं। तो वास्तव में प्रकार होते कितने हैं, उस सारी बात आप एक एक बात समझिए ध्यान से। तो संज्ञा के प्रकारों की अगर बात की जाए तो इसके जो मूल भेद है वहां से हम चालू करते हैं। अभी ये नहीं कह रहा कितने भेद होते हैं, भेद में क्लियर करूंगा कितने भेद होते हैं। तो मूल जो प्रकार है, मूल जो भेद है उसमें आते हैं 2, यथार्थवादी, और दूसरा आता है भाववाचक।
ठीक है, यथार्थवाचक और भाववाचक, इस प्रकार समझ लीजिए आप, यथार्थवाचक और भाववाचक दो प्रकार हो गए मूल। अब इस यथार्थवाचक जो संज्ञा है इसके कुल 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? इसके प्रकारों की बात की जाए तो व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा इसमें द्रव्यवाचक और एक लिख देते हैं समूहवाचक। अब जो कहते हैं 5 प्रकार होते हैं, वो 5 प्रकार किस आधार पर मानते हैं? वो 5 प्रकार ये मानते हैं कि 1 2 3 4 तो ये गिन लिए और एक ये हो गया, कुल कितने हो गए? 5। लेकिन ध्यान रखना, अभी मैं स्पष्ट रूप से ये नहीं कह रहा कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। अब यहां से आपको समझने की जरूरत है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो देखो, ये द्रव्य, किसी द्रव्य पदार्थ, इनका नाम इसमें लिखा रहता है। तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक ये दोनों कहीं कहीं जाति का बोध कराते हैं, तो इसलिए इन दोनों को तो हमने इसमें रख दिया, ये दोनों तो इसमें शामिल हो गई। अब इसमें शामिल होते ही इन दोनों को यहां से हटा देते हैं, ये दोनों यहां से हट गई क्योंकि इसमें आ गई जातिवाचक में। अब कितनी संज्ञा बची? क्योंकि अब यथार्थवाचक जो है इसके भेद, अब यथार्थवाचक से इससे हमारा ये मूल भेद से हम कोई लेना नहीं है। अब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और एक इधर वाली को इधर ले आओ, तो संज्ञा के कितने प्रकार हो गए? कुल 3 प्रकार। अब संज्ञा के कितने प्रकार हो गए? कुल 3 प्रकार। अब यदि कोई आपसे पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो हमको बताने कुल 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब इनको पहचानने का तरीका क्या है? देखो, पहचानने का तरीका, शॉर्ट तरीका, सबसे स्पष्ट तरीका बता देता हूं कि यहां पर जो है ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, इन सब की विशेषता है कि इनका जो भी उदाहरण रहेगा वह दृश्य रहेगा, अर्थात उनका कोई मूर्त रूप होगा, इनका कोई मूर्त रूप होगा। और इसके अलावा ये जो भाववाचक के उदाहरण हम देखेंगे, ये सब रहेंगे अदृश्य, ये दिखाई नहीं देंगे। इनके उदाहरणों की विशेषता है कि ये तो दो जो संज्ञा है, इनके उदाहरण तो हमको देखने को मिल जाएंगे और भाववाचक के हम देख नहीं सकते। ठीक है, यहां तक की बात हमारी स्पष्ट हो गई। अब रही बात कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या होता है, तो पहले इसको भी समझिए। अब एक एक समझिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हमेशा एक वचन के रहेंगे, एक वचन के रहते हैं। व्यक्तिवाचक का कोई सा भी उदाहरण देखेंगे हम, तो वह हमेशा एक वचन का ही रहेगा, मतलब जिसका भी नाम बोला एक का वह बोध करा देता है। व्यक्ति विशेष का अर्थात किसी स्थान विशेष का, जैसे हमने लिख दिया जयपुर, तो जयपुर एक वचन। इसके साथ साथ हमने लिख दिया यहां पर रमेश, तो रमेश क्या हो गया? एक वचन। तो इस प्रकार ये जो नाम, किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, इस प्रकार का कोई अगर उदाहरण मिलता है एक वचन में, तो वह मानेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से और स्पष्ट आपको एक साथ तुलनात्मक वो करके मैं बताऊंगा, तो उसको भी देखना कि जातिवाचक, जातिवाचक के उदाहरण क्या होंगे? हमेशा बहुवचन के होंगे, बहुवचन के होते हैं। हाँ, इसमें यह और है, एक वचन के वे शब्द, एक वचन के वे शब्द, वे शब्द जिनका
बहुवचन बनाया जा सकता है, बहुवचन बन सकता है, वह शब्द भी जातिवाचक में ही आते हैं। कैसे? जैसे छात्र कि मान लो एक वचन आ गया कि मैं एक छात्र हूं। अब छात्र अलग से या कह दिया जाए ये वाला छात्र यहां पर आएगा संकेत करके, तो छात्र छात्र हो गया इसका। तो इस प्रकार का जो उदाहरण है वो इसमें आएगा। अब दोनों में अंतर क्या हुआ कि कोई भी नाम हम बोल रहे हैं और सीधा एक पर हमारा टारगेट हो जाए कि ये हमने बोला। जैसे कक्षा में अगर कोई प्रश्न पूछते हैं, कक्षा में कोई शिक्षक अगर प्रश्न पूछते हैं और पूछते समय और उन्होंने ये कहा कि कोई भी छात्र इसका उत्तर दे, तो कोई भी छात्र इसका उत्तर दे सकता है। तो अब किसी को निश्चित तो है नहीं ना, सभी निश्चिंत होकर बैठे कि मेरे से थोड़ी कहा है, किसी भी छात्र से तो कोई भी छात्र दे दे। तो उस समय उन्होंने छात्र जो शब्द बोला है वह बोला जातिवाचक। और यहां जाति कोई वो ब्राह्मण, बढ़िया, राजपूत इस प्रकार की कोई जाति नहीं है। जाति का मतलब है कोई समूह। मजदूर ये भी जाति में आता है। तो मजदूर में अब जैसे छात्र बोलेंगे तो तय नहीं हो पाया कौन सा छात्र है। लेकिन अगर उसकी जगह मोहन बोल दिया जाए कि इस कक्षा में इस प्रश्न का उत्तर मोहन देगा, तो मोहन निश्चित हो गया ना, मोहन को ही देना है, तो व्यक्ति विशेष की तरफ टारगेट कर दिया। तो जिसको बोलने से, जिस शब्द को बोलने पर एक पर ही ध्यान जाए व्यक्तिवाचक में जाता है। और बहुतों में से समूह का बोध करा दे तो वहां जातिवाचक में। एक से अधिक का बोध, जैसे कई बार हो जाता है कि मजदूर वर्ग मजदूर हो गया, पुस्तक है, पुस्तक कौन सी है पता नहीं, कौन सी पुस्तक है। एक तो बोले जाए कि ये आरोह या क्षितिज इस तरह की पुस्तक लाइए तो व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन पुस्तक में ये बोल दिया जाए, पुस्तक ही बोल दिया जाए तो पर कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है। अब आती है भाववाचक संज्ञा। भाव में क्या है? देखो आपने देखा होगा विशेषण अच्छा। अच्छा क्या है? ये विशेषण है। और अच्छे से ही क्या बना? अच्छाई। कई बार ये विशेषण के जो शब्द है गुणवाचक विशेषण के, इनसे भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। अब मानव क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब इस मानव में अगर ता लगा दिया जाए तो मानवता हो गया। तो मानवता क्या बन गई? भाववाचक संज्ञा। तो ये मानव तो जातिवाचक और ता लगाते ही भाववाचक संज्ञा मानवता। तो यहां पर दीनता, दीनता, अभी दीनता दिखाई थोड़ी देती है, ये तो भाव छिपा हुआ उसके अंदर। बूढ़ापा, बुढ़ापा में बूढ़े का भाव छिपा हुआ है। बचपन, बचपन में बच्चे का भाव छिपा हुआ है। इस तरीके से तो कुल मिलाकर क्या है, किसी व्यक्ति विशेष का अगर बोध हो रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। जिसमें कोई जाति विशेष का बोध हो, समूह का बोध हो, वहां हम जातिवाचक लिखेंगे। और जहां पर किसी प्रकार का कोई भाव छिपा हुआ हो, भाव का बोध कराते हो, वह भाववाचक संज्ञा लिखेंगे। अब देखिए मैं कुछ उदाहरण आपके समक्ष लिखता हूं। अब उसमें अपना छांटेंगे कि किस प्रकार कौन सी संज्ञा उसके अंदर है। तो वो देखो आप, जैसे जो भी नाम आ गया, मैंने यहां लिख दिया जैसलमेर। क्या लिख दिया? जैसलमेर। पुस्तक, राजधानी, बूढ़ापा, और यहां पर लड़कपन या फिर जिला, और उदित, उदित नाम लिख दिया, और सूर्य। यहां पर इस प्रकार के हमने कुछ उदाहरण लिखे। अब देखिए
इससे समझने के बाद हम आसानी से पहचान जाएंगे। जैसलमेर, जैसलमेर किसी का नाम है स्थान का, और जैसलमेर बोलते ही हमारा ध्यान जैसलमेर पता लग जाता है कि जिले का नाम है। तो यहां पर एक पर ध्यान गया, इसलिए व्यक्तिवाचक, ये व्यक्तिवाचक हो गया। अब मान लो एक से, जैसे पुस्तक है, पुस्तक में पता नहीं चल रहा कौन सी पुस्तक है, किस प्रकार की पुस्तक है, सभी पुस्तकें आगे जाति बोल दिया उसने, तो यहां जातिवाचक। ठीक है। अब राजधानी, राजधानी पता नहीं है, स्पष्ट नहीं है कौन सी राजधानी है, जयपुर है या राजधानी तो बोलते हमारे देश में, उस राजधानी का नाम नहीं है, तो क्या बोला है यहां पर, जातिवाचक, जातिवाचक। बुढ़ापा, बुढ़ापा, बूढ़े का भाव छिपा हुआ है, तो कौन सी हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई इसमें। लड़कपन अर्थात लड़के का भाव छिपा हुआ है, तो यहां पर भी भाववाचक संज्ञा होगी। भाववाचक संज्ञा में आय प्रत्यय अधिकतर लगता है, या फिर आपा, ये भी प्रत्यय लग जाता है, ता प्रत्यय भी लग जाता है, ये भाववाचक संज्ञा के प्रत्यय हैं। जिला, जिले में भी कोई निश्चित नहीं है कौन सा जिला है, तो इसको क्या मानेंगे, जातिवाचक। उदित, किसी का नाम आ गया उदित, तो इसका मतलब व्यक्तिवाचक। सूर्य, एक ही सूर्य है, सबका ध्यान चल जाता है, तो व्यक्तिवाचक। ऐसे मान लो इमारत लिखा हमने, इमारत, अब कौन सी इमारत है पता नहीं है, तो क्या हो गई, ये जातिवाचक में आ गया। इमारत लिखते हमारे स्पष्ट नहीं हो पाए कौन सी इमारत है, तो जातिवाचक लिख दिया। अगर इमारत के स्थान पर यह ताजमहल लिखा होता, तो ये ताजमहल किसमें मानेंगे हम, व्यक्तिवाचक में, क्योंकि एक निश्चित स्थान हो गया ना, ताजमहल व्यक्तिवाचक में आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार और भी कई उदाहरण, और मैं भी बीच बीच में टेस्ट लेता रहता हूं, उन टेस्टों के माध्यम से कई उदाहरण दे करके और आपको पूरी तरीके से तैयारी करवाता हूं। इसलिए टेस्ट जब भी तुम्हें, उसका मैं लिंक कम्युनिटी में डाल देता हूं, वहां जाकर के आप टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो यहां पर आपको सारी बातें, कि अगर व्यक्ति विशेष का बोध हो तो व्यक्तिवाचक, जाति विशेष का बोध हो तो जातिवाचक, समूह का और जाति का बोध हो तो जातिवाचक, और अगर भाव का बोध हो तो भाववाचक संज्ञा होती है। और संज्ञा कितने प्रकार की होती है, कुल 3 प्रकार की होती है। ठीक है। और इस प्रकार की अन्य जो जानकारी आपको प्राप्त करनी है, इसके लिए आप समय पर आपको सूचना मिले तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहां पर भी मैं नई नई पोस्ट डालता रहता हूं, ताकि आपको समय पर सूचना मिल जाए। ठीक है ना। तो ये हमारा संज्ञा का प्रकरण अब यही समाप्त होता है, और अगले जो प्रकरण है उसके अध्ययन में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।